10th क्लास के इतिहास का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जैसा कि हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं, आप लोग इसके प्रथम वीडियो में देख चुके हैं जिसका टाइटल है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, थंबनेल लगा है और उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। अब देखो एक चीज आपको कैसे याद रहेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, मैं बोलूं कि आज के बाद आप कैसे याद रख पाओगे, तो आप कहोगे कि अगर आप बढ़िया से समझा दें या कुछ ऐसे हमको बता दें कि हमारे दिमाग में एक खास इमेज बन जाए जिससे हमको याद रखने में काफी सहूलियत होगी और हम लोग आगे आपको इसके बारे में समझा भी सकते हैं। तो मैं कुछ वैसा ही कोशिश करूंगा कि बच्चों आपके दिमाग में इस राष्ट्रवाद का एक फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, एक मान लो कि कोई इंसान है जिसको अपनी धरती से कोई लगाव नहीं है। ठीक है ना, धरती से कोई लगाव नहीं है, कोई आके उस पर कब्जा करे, उस पर जो है शासन चलाए अपना, राजनीतिक सांस्कृतिक ये सारी चीजें ले आके उस पर ला दे, उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक ऐसा आदमी भी है, एक ऐसा आदमी है कि जिसके जमीन में थोड़ा सा अंगुरी घुसाओ, अंगुरी क्या कर दे, कूच दे आपका। ठीक है ना, जैसे ही अंगुरी उधर की उधर कूच दे, क्या कि नहीं इधर अगर ताके तो आपका आंखियां निकाल के इसे गोटी खेलेंगे आप। बात बुझा रहा है, इधर ताकना भी नहीं, दैट्स माई लैंड। ठीक है, तो इतना उत्कट प्रेम अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है ना, अपने राष्ट्र से इतना ज्यादा लगाव, इतना ज्यादा प्रेम कि अपने राष्ट्र के बारे में एक अपशब्द भी कोई सुनना पसंद नहीं करे, उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। कौन वाद बोलते हैं? और इसी चीज का उदय हुआ कहाँ? यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। अच्छा, अभी भी विकसित देशों की श्रेणी में सबसे ज्यादा कहाँ के देश आते हैं? यूरोप के, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ आया? यूरोप में। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा थोड़ा तो आपके दिमाग में इस राष्ट्रवाद का कंसेप्ट गया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद आया कैसे। ये मतलब किसी की ना किसी की तो कल्पना होगी ना, किसी ना किसी का तो सपना होगा। ठीक है, तो कुछ बातों को हम लोग यहाँ रिलेट करेंगे। ठीक है ना, हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ ढेर लोगों के बारे में हम जानेंगे, लोगों के जिंदगी के बारे में हाथ लगाना आप लोगों को अच्छा लगता है ना। आप अपने जिंदगी में कोई हाथ नहीं लगाया, बहुत मतलब खराब बात है कि मेरे जिंदगी में हाथ क्यों लगाते हो, लेकिन दूसरे की जिंदगी में हाथ लगाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम ढेर लोगों के जिंदगी में क्या करेंगे, हाथ लगाएंगे और जानेंगे कि इसने कौन कौन से कर्म कर रखे हैं, कौन कौन से महान कांड कर रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है ना, तो इतिहास में यही सारी चीजों का क्या होता है, जानकारी प्राप्ति होती है। तो चलिए, सबसे पहले एक फ्रांसीसी कलाकार था। कौन कलाकार था? जिसका नाम था फ्रेडरिक सारियू। क्या नाम था उसका? एक रात उसने सपना देखा, ठीक है, कि मेरा एक सपना है, देखो तुझे सपने में। तो उसका सपना क्या था कि एक ऐसा समाज बना है, एक ऐसा समाज, उस समय की बात वो कर रहा है कि जब उस समय की वो बात कर रहा है कि जब पूरा यूरोप जो है राजाशाही में जकड़ा हुआ था, निरंकुश शासन में जकड़ा हुआ था। अब निरंकुशता क्या है, ठीक है, इसको पहले जान ले क्या निरंकुशवाद क्या है, क्योंकि बार बार मैं अगर बोलूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये निरंकुश क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए आप लोग कि निरंकुश होता क्या है, निरंकुशवाद क्या होता है। अत्यंत केंद्रीयकृत, क्या? अत्यंत मतलब कि जिसका पूरा का पूरा शासन, पूरा का पूरा पावर एक बिंदु पर, बात समझ रहे हैं, एक बिंदु पर आ जाना। तो उस तरह की शासन सैन्य बल के द्वारा शासन किया जाता है, सैन्य बल के द्वारा शासन किया जाता है। और कौन सी होता है? दमनकारी, कि वहां आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। निरंकुश, जिसपे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, ऐसी शासन व्यवस्था जिस शासन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, किस पे आधारित? अत्यंत केंद्रीयकृत हो, सैन्य बल पे आधारित हो, सैनिक की सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता हो समझे, और दमनकारी हो, कोई उसमें आवाज न उठा सके, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। अब याद रहेगा ना निरंकुशवाद क्या है? अत्यंत केंद्रीयकृत, सभी चीज का मालिक एक होता है ना, राजा,
वैसी वह लोगों को डरवा के रखता है, धमका के रखता है, डरा के रखता है अपने बल के बदौलत। लोग नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और जो बोलेगा उसको जो है फांसी पे लटका दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है बाबू? निरंकुशवाद। समझ में आया ना। उसके बाद कल्पनादर्श के बारे में बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। यूटोपिया जिसको कहा जाता है एक आदर्श समाज, आदर्श आदमी आपको नहीं मिलेगा। अब आदर्श आदमी क्या है? जो कभी झूठ नहीं बोले, कभी किसी के साथ कोई गलत काम न किया हो, ठीक है ना, कभी कोई पाप नहीं किया हो, ठीक है। तो ये सब एक आदर्श आदमी के पहचान का। ऐसा आदमी इस दुनिया में मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक आदर्श इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है ही नहीं। आदर्श कुछ होता ही नहीं है। बात बुझा रहा है? थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट जरूर होगी। तो उसने एक आदर्श समाज की कल्पना, सपना में तो किया ही जा सकता है ना, ठीक है। सपने में तो हो सकता है, क्योंकि सपना तो अपना नहीं होता है और सपने सही नहीं होते हैं, है कि नहीं है। तो ये जो समाज, आदर्श समाज का सपना किसने देखा था? फ्रेडरिक सारियू। किसने देखा था? फ्रेडरिक सारियू, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, फ्रेडरिक सारियू ने क्या देखा था? एक सपना देखा था जिसमें उसके 4 दोस्त बैठ करके एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें समानता हो। क्या हो? भाईचारा हो। क्या हो? स्वतंत्रता हो। क्या हो? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सबको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता, सबको अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, सबको समान अधिकार। इस तरह के उन्होंने देश की कल्पना कर रहे थे। कहाँ? अपने सपने में, ठीक है ना। कि उनका एक सपना था। किसका? फ्रेडरिक सारियू का, ठीक है। अब वे कैसे, उनके सपने में कौन कौन चीजें थी? जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र, जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र। अब इसका अर्थ क्या होता है? जनतांत्रिक, जन से संबंधित, यानी लोगों से संबंधित शासन, लोगों पे निर्भर करता। इस तरह की शासन व्यवस्था। राजा वाला शासन लोगों पे निर्भर करता था? नहीं। लोग माने या चाहे न माने, राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। वो कितना बड़का कुकर्मी, अधर्मी, पापी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सारा जो है पहले वाली व्यवस्था थी। लेकिन सपने में उनके जनतांत्रिक, लोगों से संबंधित, जिसमें पूरा का पूरा पावर लोगों में हो, इस तरह सामाजिक गणतंत्र, लोगों के समूह द्वारा शासन स्थापित हो, इस तरह की भावना। गणतंत्र का क्या अर्थ हुआ? गण माने होता है समूह, जैसे देवता गण, ठीक है, किन्नर गण, ऐसे करके बहुत सारा चीज होता है। तो गण का अंत होता है समूह, ठीक है, समूह होता है ना। तो यहाँ पे उसके सपने में ये सारी चीजें थी, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता को फ्रांस के लोग महिला के रूप में मानते थे। किसके रूप में? कि स्वतंत्रता एक देवी होती है। स्वतंत्रता क्या होती है? दिख रहा है? स्वतंत्रता क्या होती है? ये कौन लोग मानते थे? फ्रांस के लोग। कहाँ के लोग? स्वतंत्रता को क्या मानते थे? देवी मानते थे। जिसके एक हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र था। एक हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा। बाबू इतना बढ़िया से भारत में रह रहे हो, मात्र 6 कारण से रह रहे हो। वह 6 कारण क्या है? तो बाबू संविधान में लिखा हुआ आपके 6 मौलिक अधिकार, उसी के कारण आप इतना बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं। अगर दुनिया में किसी एक इंसान से खड़ा करा के पूछो कि आपको अगर खुशी चाहिए और कम पैसा में आपको जीना है तो कौन सा देश पसंद करेंगे आप, तो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बनना है, ठीक है। तो अभी 5 मिनट रुक जाओ। तो वह चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं भारत में रहना पसंद करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो भारत के संविधान में ऐसे 6, ठीक है ना, 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दे रखे हैं, जिससे आप इतना बेहतरीन तरीके से भारत में आप रहते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी से कोई बोले कि कम पैसा में आपको सबसे खुशीपूर्वक
खुश रहना है तो कौन सा देश होगा? तो भारत होगा। भारत सबसे प्रिय देश है और प्रिय बनाने में हमारे संविधान के मौलिक अधिकार बहुत सहायता करते है कि नहीं है? तो कैसा समाज है हम लोगों का? जिसने सपने में देखा था, फ्रेडरिक सरियू ने सपने में जैसे समाज की कल्पना की थी वैसा समाज अभी भारत में है। ठीक है, तो वह कैसा समाज? तो जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र पे आधारित हो। और मैं बता रहा था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां के लोगों ने स्वतंत्रता का जो रूप देखा वह महिला के रूप में देखा, जहां महिला के एक हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र था। यही ना अधिकार है 6 गो जो हम लोगों के पास 7 गो था। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? तो इंदिरा गांधी ने जब देखा कि उस समय, जब आजादी के बाद की बात है, उस समय एक आदमी के पास 1000 बीघा, 2000 बीघा, 3000 बीघा जमीन था। अब फंडामेंटल राइट्स था तो प्रधानमंत्री भी ले नहीं सकते थे, बिकॉज संविधान सबको मानना है कि नहीं है? तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर ये नहीं हटा तो गरीबों का कल्याण मुश्किल है। तो थोड़ा सा बहुत खेल हुआ इसमें। केशवानंद भारती केस भी हुआ। ठीक है, उनका एक मठ था केशवानंद भारती का, मठ में बहुत ज्यादा जमीन था। बात बुझा रहा है? और इंदिरा गांधी ने कहा हम तो आपका जमीन लेंगे। तो केशवानंद भारती ने जाके केस कर दिया और उन्होंने संविधान जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 25 से लेकर 28 तक है, मौलिक अधिकार में 25 से लेकर 28 तक, उसमें 26वां नंबर कहता है कि आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए जमीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जमीन उनके पास था तो उन्होंने कहा कि नहीं, संपत्ति का अधिकार से नहीं चाहिए, सत्वाधिकार नहीं चाहिए, हमको उससे चाहिए जो 26 नंबर जो आर्टिकल है, ठीक है ना, अनुच्छेद 26 है, उससे हमको चाहिए। ठीक है, तो बहुत मतलब कि इसके बारे में बातचीत हुआ। ठीक है, केशवानंद भारती, इससे बहुत सारी चीजों, इसमें बेंच बनाया गया, लगभग 12 जजों का एक बेंच बैठा। ठीक है, 12 या ऐसे 22 ऐसे करके कुछ था, जजों का बेंच बैठा। वहां पे एक निर्णय हुई कि हाँ ठीक है, केशवानंद भारती ये केस हार रहे हैं, जमीन लिया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी को भी सुझाव दिया जा रहा है कि आप संविधान और केशवानंद भारती केस के बारे में भी बात हुई। ठीक है ना, चलिए। तो मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र इसके हाथ में थे, किसके? इस स्वतंत्रता के देवी के। और हाथ में था ज्ञानोदय का मसाल। ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय कौन सी बनता है? ज्ञानोदय। यानी ज्ञान के उद्भव का मसाल किसके हाथ में था? और एक किसके सपना में आई थी? फ्रेडरिक सरियू के सपना में। ठीक है ना, कल्पना दर्श, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया। क्या बोलते हैं? जिसने अधर समाज की क्या की थी? कल्पना की थी। ठीक है, जिसमें कौन कौन चीज होता है? एकदम बेहतरीन स्वतंत्रता, बेहतरीन समानता इत्यादि सारी चीजें जो सभी को इक्वलिटी प्रदान करे, सभी में भाईचारा उत्पन्न करे, ऐसा समाज। और ऐसा समाज तो वाकई में एक्यूरेट संभव नहीं है, लेकिन इस लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही जा सकता। भारत में हम बोलते हैं कि जैसे समानता, लेकिन उतना बेहतरीन समानता नहीं है। एकदम एक्यूरेट समानता थोड़ी हो जाएगा, तो उतना नहीं हो पाता। तो चलिए तो सरियू के कल्पना दर्श में या यूटोपिया में ऐसे लोग थे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जो देख रहे हो आप, स्वतंत्रता की देवी, यहाँ पे जो है लोग जो है क्या हो रहे थे? जा रहे थे। ठीक है ना, एक के पीछे एक करके लोग एकदम कतार में क्या हो रहे थे? जा रहे थे। ठीक है ना, इधर से क्या हो रहे थे? निकल भी रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने सपने में देखी थी। ठीक है, जिसके कपड़े जो है एक जैसे हो, जो राष्ट्रीय पोशाक को निर्देशित करता हो, राष्ट्रीय पोशाक को क्या करता हो? दर्शाता हो, ऐसे सबके कपड़े थे। ठीक है ना, और स्वतंत्रता के मूर्ति से आगे भी क्या हो रहे थे? निकल रहे थे। और जुलूस का, वैसे ये जो जुलूस है उसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। सब सपना है किसका? फ्रेडरिक सरियू का, उसके सपने में। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो उस समय यूरोप की बात करूं मैं, तो उस समय यूरोप में अभी भी निरंकुशता जो है क्या था? विद्यमान था। ठीक है, लेकिन अगर इस सपने की बात करें तो यह सपना तो जनतंत्र का अनुमोदन करता है, जनता के शासन का अनुमोदन करता है। यानी कि अब वहां पे शुरुआत होगी किस चीज की?
राष्ट्रवाद की। किस चीज की? सपना कोई क्यों देखता है और कैसे देखता है और क्या देखता है? सपना सोने के बाद कोई आदमी देखता है और सपना में लगभग वही चीजें देखता है जिसके बारे में वह सोचता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले रही थी, तभी ना उसके सपना में इस तरह के समाज की कल्पना थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको यूरोप का ये जो है थोड़ा सा नक्शा बनाने का मैंने प्रयास किया, हालांकि ये एक्यूरेट नहीं है, फिर भी आपके दिमाग में एक छोटी सी छवि तो जरूर ही बना देगा। ठीक है, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, लिथुआनिया है, ठीक है, बेलारूस है, यूक्रेन जो अभी युद्ध चल रहा है ना, रूस, यहीं पे रूस है, इधर कौन सी है? रूस है। ठीक है, रूस और यूक्रेन में चल रहा है युद्ध, क्योंकि यूक्रेन कह रहा था हम नाटो में शामिल होंगे और रसिया कह रहा था कि नहीं, कभी मेरे पार्ट रहे हो, मेरा अगर नहीं हो ठीक है चलेगा, लेकिन किसी और का तो तुम्हें नहीं होने देंगे, गलत बात है। ठीक है ना, कभी तुम मेरे थे ठीक है, मेरे नहीं हो यह भी ठीक है, लेकिन किसी और का होगे यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तबाह नष्ट बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो एकदम अपने पार्ट को इस समय रूस इतना मतलब तरीके से जो है बर्बाद कर रहा है कि पूछो मत, एक एक चीज चुन के मार रहा है। चूंकि यह रूस ही था, लेकिन बेवफाई कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करता है। कहा कि तुम जाओगे लेकिन कुछ लेके नहीं जाओगे, तुम्हारे पास कुछ छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, देखते हैं कौन तुमको बचा लेता है। बात बुझा रहा है? सब पूरा ताकत लगा दिया है रूस वाला यूक्रेन के पास। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे अभी हम इसके बारे में बात नहीं करना है, कभी समझाएंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में, तो आप लोग वहां पे देखिएगा। चलिए, इसमें यहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस है, उसके बाद रोमानिया है, स्पेन है, ये पता नहीं सर्बिया है, इटली है, और ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल के बारे में बहुत बढ़िया से हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। और भारत अगर अंग्रेजों के संपर्क में गया ना, तो पुर्तगालियों का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे। 1458 ईस्वी में शायद कालीकट, मद्रास के कालीकट स्थान पे आए थे, जहाँ के राजा जमुरियन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा का था, वास्को डी गामा उसका नाम था। बात बुझा रहा है? वह आया था कहां से? पुर्तगाल से सबसे पहले, और इसी ने भारत के बारे में जाके यूरोप में बताया। अब सुंदर लग गया भारत किसको? यूरोप को नहीं यार, इंग्लैंड को। अब पहले धनिया तेजपात लेके आते थे भारत में, धनिया तेजपात भारत से खरीदने मतलब आते थे सोना चांदी लेके, कि सोना चांदी ले लीजिए, धनिया तेजपात दीजिए, गरम मसाला दीजिए। हम लोग सोना चांदी लेके और धनिया तेजपात पकड़ा देते थे। इस तरह की व्यवस्था थी भारत में उस समय। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत भोले वाले हैं, बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग तो धूर्त कनिंग इंसान और छोड़ेंगे नहीं। अब जो धनिया तेजपात खरीदने आता था सोना देके, लास्ट में ऐसी स्थिति बना दिया कि यहाँ के लोगों को पीट पीट के नील की खेती करवाने लगा सब। बताइए कितना परिदृश्य बदल दिया सब, कि नहीं अब हम लोग को नील चाहिए, हम तुम लोग से जबरदस्ती खेती करवाएंगे, यहाँ का शासक बन गया सब। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे 10th क्लास के इतिहास में, एक एक चीज देखेंगे कि आखिर उन्होंने हमारे ऊपर कैसे शासन स्थापित किया, और यह भी देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे उससे मार के भगाया भी। 200 वर्षों तक हमारे ऊपर जो है शासन किया, उसके बाद जो हम लोग उखड़े तो उखाड़ के फेंक दिए। बात बुझा रहा है? तो चलिए यहाँ पे हम बात कर ले अभी यूरोप में राष्ट्रवाद की, इसके बाद भारत में भी राष्ट्रवाद होगा। तो जर्मनी, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ठीक है ना, इन सभी देशों में, इन सभी राज्यों में, उस समय राज्य आप बोल सकते हैं इनको, तो उन सभी राज्यों में अब राष्ट्रवाद का धीरे धीरे क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। ठीक है ना, इन सभी चीजों को, ठीक है, एक एक करके हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।